हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेस पे आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉपिक लेकर आते हैं और ये जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं ये आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। हालांकि हमारा मेजर फोकस किस पे है? केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय स्कूल्स या फिर इसके अलावा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल या इसके अलावा टीचर्स की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर्स आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और आप स्टूडेंट्स यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो लगाई है जिसमें कुछ बच्चे हैं और ये भोजन कर रहे हैं। तो ये क्या है? हमारे देश के अंदर एक स्कीम चलाई जाती है जिसका नाम है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम मतलब माध्याह्न भोजन बच्चों को कराया जाता है। अब आप सभी जानते हैं कि जो हमारा देश है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या कर रहा है? लीड कर रहा है ना। अपने देश में कुछ इस तरह की चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहा है जिससे क्या होगा, देश खुद तरक्की करे और साथ में जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको भी अपने साथ लेके चलने का कार्य कर रहा है। उसी के तर्ज पर उसी के उसमें एक ये मिड डे मील स्कीम चलाई जाती है भारत देश के अंदर, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का क्या है, एनरोलमेंट किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके, बच्चों को स्कूल के अंदर उनका नामांकन बढ़ाया जा सके। साथ साथ सिर्फ नामांकन बढ़ाना नहीं है, इसके साथ क्या करना है, बच्चों को एजुकेट भी करना है, रेगुलर वो स्कूल आते रहें। तो इसके लिए जो स्कीम है बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई है और इसी चीज़ की स्टडी करने के लिए इंडोनेशिया से एक डेलीगेशन भारत देश में आया जो ये जानना चाहता है कि किस तरीके से ये मिड डे मील स्कीम को इम्प्लीमेंट करके भारत ने आगे तरक्की करी है। क्योंकि वो भी क्या करेंगे, जब इस स्कीम को सीख के जाएंगे तो अपने देश में इम्प्लीमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चों को एनरोलमेंट बढ़ा सकेंगे, उनको एजुकेट कर सकेंगे। जब देश एजुकेटेड होगा तो वो क्या करेगा, अपने आप तरक्की के राह पर आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये हम ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है? आपसे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में किस देश का एक डेलीगेशन आया जिसने हमारी मिड डे मील स्कीम के बारे में रिसर्च करी, उसके बारे में जाना। तो ये कौन सा देश हो जाएगा? इंडोनेशिया से एक डेलीगेशन आया, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा डिजिटल इंक्लूजन की बात करता है तो डिजिटल इंक्लूजन क्या है? डिजिटल इंक्लूजन है कि जो किसी भी देश के जितने भी नागरिक हैं वो इंफॉर्मेशन के लिए, एजुकेशन के लिए डिजिटल संसाधन तक उनकी पहुंच कितनी है, कितनी, तो ये चीज़ सुनिश्चित करना किसका कर्तव्य होता है? सरकार का कर्तव्य होता है। तो ये डिजिटली जो डिजिटल समावेशन है, ठीक है, तो इसको भी आगे बढ़ाने की बात चल रही है। इंडोनेशिया से जो डेलीगेशन आया वो मिड डे मील स्कीम, डिजिटल इंक्लूजन, बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर बहुत सारे फील्ड्स के अंदर वो जानकारी लेकर गए हैं जिससे वो अपने देश में इसको इम्प्लीमेंट कर सके। आज ये देखते हैं क्या क्या वो सीख के गए हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो डेलीगेशन आया कि किसके नेतृत्व में आया? तो ये किसके नेतृत्व में आया? समुद्री संसाधन उप समन्वय मंत्री हैं कौन? मोचमंद फिरमान हिदायत के नेतृत्व में एक इंडोनेशिया का प्रतिनिधिमंडल भारत में आया जिसका मेजर फोकस किस पे था? ये जो हमारी बहुत सारी स्कीम चल रही हैं उनमें से एक स्कीम है माध्याह्न भोजन योजना और डिजिटल समावेशन। इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में जानकारी लेकर जा सकें और अपने देश में उसको इम्प्लीमेंट करें। और वो उसका अगर जैसे मान लीजिए इनका कोई फ़ायदा नहीं होता इन स्कीमों का तो वो क्या लेके जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे बहुत कारगर साबित हुई है ये स्कीम। तो ये जब वहाँ यहाँ से लेकर जाएंगे अपने देश में इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो देश भी अपने आप क्या करेगा, तरक्की करने लगेगा। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर की फील्ड में भी हमारे देश के साथ में कोलैबोरेशन करके गए हैं जिससे क्या होगा, भारत देश उनको सहयोग देगा, क्या बायोटेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा जिससे जो बायो प्रोडक्ट्स हैं उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर इस्तेमाल कर सकें। साथ में जो एग्रीकल्चर की नई नई टेक्निक्स हैं, नए नए इनोवेशंस हैं, उनके बारे में भी भारत देश से बहुत सारी जानकारी मिलेंगी जिससे वो अपने देश में क्या करें, तरक्की कर सके। इसके अलावा जो समुद्री मलबा एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका निपटारा करने के लिए जो टेक्नोलॉजी, जो रिसोर्सेज, जो संसाधन की ज़रूरत है उसके लिए भी कोलैबोरेशन करके गए हैं कि यहाँ से टेक्नोलॉजी जाए, मतलब सीखें, वहाँ के लोग सीखें कि किस तरीके से समुद्री जो मलबा है इससे निपटा जा सकता है। इसके अलावा जो जलीय कृषि, आपने नाम सुना होगा एक्वाकल्चर। तो जलीय कृषि क्या होती है? जलीय कृषि होती है जैसे हमारी नॉर्मल कृषि होती है। नॉर्मल कृषि में हम क्या करते हैं, हम जो सॉइल है उसके अंदर प्लांट को ग्रो करते हैं। यहाँ जलीय कृषि में क्या होता है, पानी के अंदर हम प्लांट को ग्रो करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इससे भी वहाँ के देश को खूब ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा जैव सामग्री, बायो मटेरियल। अब बायो मटेरियल क्या होता है? तो बायो मटेरियल जैसे मान लीजिए हमारे एनिमल्स, प्लांट्स, है ना, लिविंग बींग्स हो गए जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, तो इनका भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है। तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो भारत से लेंगे, वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे
करेंगे। इसके अलावा जैव ईंधन और भूकंप। देखो आपने भूकंप की एक समस्या देखी होगी कि अर्थक्वेक की बहुत ज़्यादा समस्या आती है इंडोनेशिया के अंदर। क्यों? क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर है ना, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे लोकेटेड है, इसीलिए यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं और यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो इससे भी निपटने के लिए भूकंप पे क्या होगा, भूकंप से कैसे निपटा जा सकता है, हम निपट तो नहीं सकते पर हम भूकंप की जो इम्पैक्ट है उसको कम कर सकते हैं। तो जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम है भूकंप के लिए कि भाई भूकंप आने वाला है तो पहले ही वार्निंग मिल जाएगी आधा घंटा 20 मिनट पहले। तो उससे क्या होगा, वहाँ के लोग वहाँ से उस जगह से दूर जा सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जान माल की हानि को रोका जा सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। इसके अलावा जैव ईंधन जो बायोफ्यूल्स हैं उसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाए, किस तरीके से उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए जो टेक्नोलॉजीज चाहिए वो इंडोनेशिया क्या कर रहा है, भारत से सीख रहा है। तो इतने बहुत सारे फील्ड्स के अंदर कोलैबोरेशन करके गया, जिससे क्या होगा, वो देश भी अपने आप तरक्की कर सके। इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा जो हमने क्या करा है कोरोना के बाद से, अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ज़्यादा डिजिटली किया है। या आपने देखा ही होगा हर चीज़ हम डिजिटल इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अगर हमें किसी को पेमेंट करनी है तो हम फ़ोन उठा रहे हैं और फ़ोन से ही पे कर दे रहे हैं। फ़ोन में अन्य बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे भीम एप्लीकेशन हो गई है ना। तो हम इसका इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, हम हैंडमेड प्रोडक्ट, मतलब हाथ से जो चीज़ें कर रहे थे, फिजिकल जो चीज़ें थी उनका इस्तेमाल कम करके हम डिजिटल चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथ में ब्लू इकोनॉमी की खोज। ब्लू इकोनॉमी क्या है, जो मरीन प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़्यादा से ज़्यादा किसमें, ह्यूमंस की बेटरमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करना। ऐसा नहीं है कि जो ओशियंस प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा दोहित करके ओशियंस को कल्टिवेट करना, ख़राब कर देना, वो हमारा फोकस नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखो C6 के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये C6 है क्या। तो C6 क्या है, एक कंपनी है जिसने क्या करा है, जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं उसका बहुत लार्ज स्केल पर किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसने क्या करा है, विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए समुद्री शैवाल है ना, जो सी वीड्स हैं उसके लिए एक वर्ल्ड फर्स्ट लार्ज मैकेनाइज्ड ट्रॉपिकल सीवीड फार्म का उद्घाटन किया है। और ये फार्म कहाँ पे लगाया गया है, ये फार्म लगाया गया है लोम्बाक इंडोनेशिया के अंदर। तो ये लोकेशन आप याद रख सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्री शैवाल का सबसे लार्जेस्ट, वर्ल्ड फर्स्ट लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड ट्रॉपिकल सीवीड फार्म कहाँ लगाया गया है, तो ये लोम्बोक इंडोनेशिया के अंदर लगाया गया है। ये लोम्बोक याद कर लेना, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन तो हम यहीं डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, व्हाट इज़ अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ क्या होती है, जो अभी आपने हाल ही में न्यूज़ में इसके बारे में सुना होगा। तो ये क्या है, अ प्रोग्रेसिव ब्रेन कंडीशन अफेक्टिंग मेमोरी एंड कॉग्निटिव स्किल। मस्तिष्क की एक प्रगतिशील स्थिति जो स्मृति और संज्ञानात्मक कौशल को प्रभावित करती है। या फिर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, डिसऑर्डर प्राइमरी अफेक्टिंग द लंग्स, एक विकार जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, कॉन्टीजियस वायरल इन्फेक्शन, एक संक्रमण वायरल रोग है या इन्फेक्शन है। अ टाइप ऑफ कैंसर, एक प्रकार का कैंसर है। तो बताइए इनमें से क्या आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, 10 से 15 सेकंड लेना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ प्रोग्रेसिव ब्रेन कंडीशन अफेक्टिंग मेमोरी एंड कॉग्निटिव स्किल। तो इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। उसके अलावा आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हम यही डिस्कस करेंगे। जल्दी से बताइए इसका आंसर। सुल्तान ऑफ जोहर कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। तो क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल या फुटबॉल। सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल या फुटबॉल। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, वही 10 से 15 सेकंड के अंदर कमेंट सेक्शन में लिखना है और मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हॉकी हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखें। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो बताइए, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विथ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। LLP से कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है, रूल 2023। तो देखो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सीमित दायित्व भागीदारी नियम 2023 से संबंधित है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो लेक्चर को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।